नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार सिंह आपका अपने चैनल जीवंत एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे आज का वीडियो मैंने कोल विद्रोह के ऊपर बनाया है। जनजातियों के द्वारा किया गया झारखंड में यह पहला सुसंगठित एवं व्यापक विद्रोह था। इस विद्रोह को सरल भाषा में समझने के लिए मैंने इसे कुछ बिंदुओं में बांटा है, जिसमें पहला है संक्षिप्त परिचय, अर्थात कोल विद्रोह से संबंधित सबसे पहले हम संक्षिप्त परिचय को देखेंगे एवं उसके बाद है मुख्य कारण, अर्थात वे कौन से कारण रहे जिसके कारण कोल विद्रोह हुआ। वहीं अगले बिंदु में हम तात्कालिक कारण को देखेंगे कि किस प्रकार से कौन से वे कारण रहे जो विद्रोह को सक्रिय कर दिए। एवं अगले बिंदु में हम देखेंगे आरंभ एवं प्रसार, अर्थात कोल विद्रोह का आरंभ कैसे होता है एवं यह किस प्रकार संपूर्ण झारखंड में प्रसारित हो जाता है। इसमें हालांकि हम लोग ये भी समझेंगे कि हजारीबाग क्षेत्र किस प्रकार से इस विद्रोह से अछूता रहा। एवं इसके अगले बिंदु में हम देखेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा किस प्रकार से आंदोलन को योजनागत तरीके से दमन कर दिया गया आंदोलन का। इसी संदर्भ में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है परिणाम, जो कि हम अंतिम में देखेंगे। कोल विद्रोह से संबंधित जो परिणाम हैं वो मुख्य रूप से इसमें हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का 1834 में गठन किया गया। ये सारे तथ्यों को हम परिणाम में देखेंगे। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं एवं सबसे पहले देखते हैं संक्षिप्त परिचय। तो साथियों, संक्षिप्त परिचय में हम लोग देखेंगे कि कोल विद्रोह का तिथि क्या है, इसके प्रभावित क्षेत्र कौन से थे, इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे एवं मुख्य बातें। तो आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे फैक्ट जेपीएससी एवं जेएसएससी के पीटी वगैरह में पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें कि कोल विद्रोह की जो ईस्वी है वो सन 1831-32 है, अर्थात कोल विद्रोह 1831-32 में जनजातियों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ की गई थी। एवं इसके क्षेत्र की अगर हम बात करें तो संपूर्ण छोटा नागपुर खास, जिस पे आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि छोटा नागपुर का पठार जो है वह उत्तरी छोटा नागपुर पठार एवं दक्षिणी छोटा नागपुर पठार, इसी के ऊपर संपूर्ण झारखंड बसा हुआ है। एवं पलामू क्षेत्र, सिंहभूम क्षेत्र व मानभूम क्षेत्र, मानभूम क्षेत्र जिसे अभी हम धनबाद के नाम से जानते हैं। सिंहभूम का क्षेत्र वो हुआ जहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं वर्तमान का जमशेदपुर। इसके नेतृत्वकर्ता की बात करें तो इसमें बुद्धू भगत, सिंधराई मानकी एवं बिदराई मानकी तथा सुरगा मुंडा का नाम महत्वपूर्ण है। इनके बारे में अभी हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से सुरगा मुंडा की पत्नी को जफर अली नामक व्यक्ति के द्वारा छीन कर ले जाया गया एवं किस प्रकार से सिंधराई मानकी के गांव को छीना गया, किस प्रकार से बिंद्राई मानकी को सभा का संचालक घोषित किया गया। एवं इसी के बीच आपको बता दें कि मुख्य बातों में अगर गौर किया जाए तो इस विद्रोह के फलस्वरूप 1834 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय बिशुनपुर विल्किंसनगंज या कहें कि वर्तमान का रांची क्षेत्र था। साथियों, बुद्धू भगत के बारे में आपको विशेष रूप से बता दें कि मैंने जो झारखंड जिला दर्शन के ऊपर कार्यक्रम चला रखा है उसमें मैंने रांची जिला के बारे में एक वीडियो बनाया था। उसमें प्रमुख व्यक्तित्व में मैंने बुद्धू भगत के बारे में एक बेहतर ढंग से डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। आप ज़रूर मेरे रांची जिला के वीडियो को देखें। इसके माध्यम से क्या होगा कि आपको रांची जिला का संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त हो जाएगा एवं आप इसको परीक्षा में रांची जिला से पूछे जाने वाले कोई भी वैसे प्रश्न होंगे तो उसे आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। कोल विद्रोह का यह संक्षिप्त परिचय था। अब हम लोग देखेंगे कि वे कौन से मुख्य कारण थे जिसके कारण कोल विद्रोह हुआ। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, कोल विद्रोह का मुख्य कारण में मुख्य रूप से कुछ बिंदु है जो आपको समझने में बेहतर ढंग से सरल भाषा में मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, जिसमें सबसे पहला है भूमि संबंधी असंतोष। आपको पता है कि कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में नए लगान सिस्टम की घोषणा की गई थी। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसके तहत बंगाल
अंग्रेजों को सौंपा गया एवं बंगाल के क्षेत्र के अंदर ही झारखंड एवं बिहार का क्षेत्र आता था। ऐसे में नए लगान सिस्टम जो अंग्रेजों के द्वारा आरोपित किए गए थे वे संपूर्ण झारखंड को प्रभावित किए। ऐसे में यहाँ के आदिवासी जिन्हें इस सिस्टम के बारे में ज़रा भी ज्ञान नहीं था, उनके ज़मीन के ऊपर ये सारे नए लगान सिस्टम लगाए जाने लगे एवं यह लगान की दर इतनी ऊंची थी कि भूमि संबंधी असंतोष उनके मन में उपजने लगा, जो कि आगे चलकर विद्रोह का स्वरूप लिया। वहीं पे जमींदारों के द्वारा शोषण, अब इसे समझते हैं। अंग्रेजों के और रैयतों के बीच मुख्य कड़ी के रूप में जो कार्य करते थे वो जमींदार थे। रैयत सीधे अंग्रेजों को टैक्स ना देकर जमींदारों को देते थे। ऐसे में जमींदार अपने मनमाने ढंग से टैक्स को वसूला करते थे जनजातियों के द्वारा एवं कई तरह के अन्य टैक्स भी वसूला करते थे। जैसे यदि जमींदारों को घोड़े की आवश्यकता होती थी तो ऐसे में वे उनसे टैक्स वसूला करते थे। यदि उनको पालकी चाहिए होती थी तो टैक्स वसूला करते थे जनजातियों के द्वारा। इतना ही नहीं, जनजातियों के द्वारा यदि उनके घर में शादी हो रही होती है, पूजा पाठ हो रही होती है या फिर किसी भी प्रकार के मान ले धार्मिक कार्य होते थे तो उसके लिए भी टैक्स लिए जाते थे। यदि जनजातियों के घर में किसी बच्चे का जन्म होता था, किसी की मृत्यु हो जाती थी तो ऐसे में उनसे टैक्स लिए जाते थे जो कि गैर कानूनी थे। ऐसे में आदिवासियों के मन में कहीं ना कहीं एक रोष जन्म लेता चला गया जो कि आगे विद्रोह का स्वरूप ले लिया। वहीं अगले खंड में देखते हैं ठेकेदार, साहूकारों, व्यापारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा किस प्रकार से जनजातियों का शोषण किया गया। ठेकेदारों के द्वारा उनके जंगल के, उनके ज़मीन से पेड़ के पेड़ काट दिए जाते थे। वहीं साहूकारों के द्वारा यदि जमींदारों को लगान की दर जनजातियों के द्वारा नहीं दी जाती थी तो ऐसे में साहूकारों के द्वारा क्या होता था कि उन्हें ऊंचे ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराया जाता था एवं भोले भाले आदिवासी इस ऋण जाल में फंसते चले गए एवं ये साहूकार धीरे धीरे उनके ज़मीन को गैर आदिवासियों को ट्रांसफ़र करते चले गए। यहीं पे व्यापारियों के द्वारा किस प्रकार से उनका शोषण किया गया। भोले भाले आदिवासी जो भी वस्तु लेने के लिए व्यापारियों के पास जाते थे वे इसकी वस्तु की जो कीमत होती थी मनमाने ढंग से वसूलते थे। वहीं अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा भी शोषण किया गया जो मुख्यतः झारखंड क्षेत्र के थे नहीं, बाहरी क्षेत्र से आए थे एवं यहाँ पर कई तरह के जो लगान सिस्टम लगाए गए थे, लगान टैक्स जो लिए जाते थे उन्हें वसूलने के लिए ये तरह तरह के गलत कार्य करते थे। जैसे घर में घुस जाना, उन आदिवासियों की औरतों के साथ बेइज्जती करना, उनका शोषण करना, ये सारे कृत्य अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा किया जाने लगा। इसी बीच आदिवासियों का सामाजिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप जो कि मुख्य कारण रहा आंदोलन को आगे बढ़ाने में। आदिवासियों के द्वारा हड़िया नामक एक पेय पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है जो कि न केवल पेय पदार्थ था जबकि यह वर्तमान में भी हम लोग देखते हैं कि यह धार्मिक कृत्यों में आदिवासियों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे में 1824 में एक नया लगान सिस्टम लगाया गया, नया आबकारी कर थोपा गया जिसके बारे में आदिवासियों को ज़रा भी ज्ञान नहीं था और इस आबकारी कर के तहत हड़िया को अवैध शराब के रूप में घोषित कर दिया गया एवं ये अधीनस्थ कर्मचारी इसी हड़िया की जो उनका धार्मिक पेय पदार्थ था उससे उन्हें वंचित करने लगे बनाने के लिए एवं अवैध रूप से घर में घुस जाते थे आदिवासियों के एवं उसका खोजबीन करने लगते थे और ऐसे में उनके द्वारा आदिवासियों की पत्नियों, महिलाओं को, उनके बच्चों के द्वारा बदसलूकी की जाती थी, उनका बेइज्जत किया जाता था। इस प्रकार ऐसे कर तब तक किए जाते थे जब तक कि आदिवासी उस क्षेत्र को छोड़कर कहीं भाग नहीं जाते थे। इस प्रकार से आदिवासियों के मन में कहीं ना कहीं अपने सांस्कृतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप को लेकर उनके मन में वे क्रुद्ध हो उठे एवं आंदोलन को करने के लिए उतारू हो गए। ये 4 कारण तो मुख्य रहे, लेकिन सबसे जो मुख्य कारणों में न्यायालय से निराशा का हाथ लगना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन 4 कारणों में तो सबसे
महत्वपूर्ण ये रहा कि उनके जमींदारों के द्वारा शोषण किए गए, साहूकारों के द्वारा शोषण किए गए, सांस्कृतिक हस्तक्षेप किया गया, परंतु आदिवासी अंतिम शरण न्यायालय की ओर शरणागत हुए, परंतु उन्हें वहाँ भी निराशा हाथ लगी। माना जाता है कि अगर समाज में चारों तरफ से व्यक्ति का शोषण होता है या फिर उसके ऊपर जुर्म किए जाते हैं, अन्याय किए जाते हैं, तो उसे न्याय न्यायालय में ही मिलता है। परंतु भोले भाले आदिवासियों को वहाँ पर भी निराशा हाथ लगी और उसके पीछे कारण ये था कि न्यायालय में बाहुबल साहूकारों, जमींदारों, व्यापारी वर्ग का बहुत अत्यधिक प्रभाव था एवं भाषा संबंधी दिक्कत के कारण भी आदिवासियों को वहां से निराशा हाथ लगी एवं न्याय नहीं मिल पाई। चलिए अब दोस्तों देखते हैं कि वे कौन से तात्कालिक कारण रहे जो कोल विद्रोह को पूरे झारखंड में सक्रिय कर दिया। आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, तात्कालिक कारण में कोल विद्रोह का मुख्य रूप से दो बात महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहला है आदिवासियों का जमीन छीना जाना एवं स्त्रियों के साथ बदसलूकी। कोल विद्रोह को सक्रिय करने में ये दो तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको बता दें कि सिंगराई मानकी के 12 गांवों को छीनकर छोटा नागपुर नरेश के भाई कुंवर हरनाथ शाही के द्वारा सिखों को दे दी गई थी। अब यहाँ 2-3 टर्म है, उसे समझेंगे। सिंगराई मानकी, मानकी वर्ड का अर्थ होता है कि लगभग 7 से 12 गांव को मिलाकर आदिवासी जनजातीय व्यवस्था में एक पद का सृजन किया जाता है एवं उस पद का नाम मानकी होता है, अर्थात उस पद पर जो आसीन होता है उसे मानकी कहा जाता है। इसे आप जेपीएससी के सिलेबस में जो मुंडा मानकी व्यवस्था वगैरह पढ़ना है उसमें हम लोग देखेंगे अच्छे ढंग से। अभी यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ। तो 7 से 12 गांव के मालिक थे, मानकी थे सिंगराई मानकी, एवं इनके 12 गांवों को छीनकर किनके द्वारा छीना गया? छोटा नागपुर नरेश के भाई कुंवर हरनाथ शाही के द्वारा। और ये क्या किए कि सिखों को दे दिए। बात यहाँ तक तो ठीक थी कि उनके 12 गांव छीने गए, आंदोलन को सक्रिय करने में ये तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया ही, परंतु सिंगराई मानकी की 2 बहनों को छीनकर सिखों के द्वारा ले जाया गया एवं उसकी इज्जत लूट ली गई। ये सारे ऐसे कार्य थे जो आदिवासियों को त्वरित रूप से आंदोलन करने के लिए सक्रिय कर दिए। वहीं एक व्यक्ति है सुरगा मुंडा, जिसकी पत्नी को जफर अली नामक व्यक्ति जो कि एक किसान है वह भी उठाकर ले जाता है एवं उसके साथ बदसलूकी करता है और इज्जत लूटता है। तो इस प्रकार से ये 2 ऐसे तात्कालिक कारण रहे जो आंदोलन को सक्रिय किए एवं कोल विद्रोह को संपूर्ण झारखंड में आरंभ एवं प्रसारित करने में मुख्य भूमिका निभाए। आइए दोस्तों अगले बिंदु में हम समझते हैं कि किस प्रकार से आंदोलन का आरंभ होता है एवं किन क्षेत्रों से आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया जाता है एवं किस प्रकार से यह संपूर्ण झारखंड में प्रसारित होता है। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि कोल विद्रोह का आरंभ किस प्रकार से हुआ एवं किस प्रकार से यह संपूर्ण झारखंड में प्रसारित हुआ। आपको बता दें कि सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा के द्वारा तमाड़ के लंका गांव में एक सभा बुलाई गई। ये सब फैक्ट आपको याद रखने होंगे। आप इसे एकदम बेहतर ढंग से सरल भाषा में इसीलिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि सिंगराई मानकी जिसके 12 गांव छीने गए थे एवं सुरगा मुंडा जिसकी पत्नी को जफर अली जो एक किसान था उसके द्वारा उठा कर ले गया था। तो ये दोनों व्यक्ति जो कि अपमानित थे, पीड़ित थे, इन दोनों व्यक्ति के द्वारा तमाड़ के लंका गांव में एक सभा बुलाई गई एवं यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस सभा का जो कार्यभार था वो बिंद्राई मानकी को सौंपा गया था, अर्थात इस सभा की अध्यक्षता बिंद्राई मानकी ने की थी। यहाँ पे इस सभा में योजना तय हुई कि किस प्रकार से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। योजना के तहत यह तय किया गया कि गैर आदिवासियों को नेस्ता नाबूद करना है, अर्थात उन्हें उनके गांव को जो उनके द्वारा छीन लिए गए थे उनको जला दिया जाना है। उनको किस प्रकार से यहाँ से मार भगाने की एकदम योजना तय की गई। इस आंदोलन में कुछ हफ्तों के बाद लगभग 700 आदिवासियों ने सिंगराई एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में 12 गांव जो कि छीने गए थे एवं जफर अली के गांव पर हमले कर दिए गए एवं गांव के गांव जला दिए गए। कई लोग जो कि गैर आदिवासी थे जिन्हें दीकू कहकर
आदिवासियों के द्वारा बुलाया जाता था। मुख्यतः आपको बता दें कि दिकू की अवधारणा यहीं से जन्म ली। दिकू का अर्थ उनके शब्दों में लगाया गया कि परेशान करने वाले व्यक्ति, अर्थात वे जितने भी गैर आदिवासी थे जो बाहरी थे उन्हें दिकू कहकर पुकारते थे एवं सारे गैर आदिवासियों को मौत के घाट उतारा गया। इस विद्रोह में सबसे बड़ी बात यह रही कि विद्रोह में न केवल कोल जनजाति जबकि मुंडा, हो, चेरो, खरवार आदि सभी जनजातियों के द्वारा इसमें अपनी सहभागिता को दर्ज किया गया एवं आंदोलन को व्यापक तरीके से प्रसारित किया गया। विद्रोह बहुत ही जल्द छोटा नागपुर खास, पलामू, सिंहभूम, मानभूम जो कि वर्तमान का धनबाद है, ये सारे क्षेत्र में विद्रोह फैल गए। इस प्रकार हमने देखा कि विद्रोह का किस प्रकार से आरंभ हुआ, किस प्रकार से योजना तय की गई, योजना के तहत किस प्रकार से गैर आदिवासियों को नेस्तनाबूद करने की योजना बनाई गई, क्योंकि यहाँ पे सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा अपमानित थे, पीड़ित थे। जबकि मुख्य कारणों में हम लोग देखें कि किस प्रकार से साहूकारों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, लठैतों के द्वारा एवं ठेकेदारों के द्वारा शोषण किया जाता था आदिवासियों का। ये सारे कारण मुख्य रूप से कोल विद्रोह को करने के लिए आदिवासियों को प्रेरित किए। जबकि हमने देखा कि तात्कालिक कारण में गांव के गांव छीने गए एवं स्त्रियों को बेइज्जत किया गया, ये सारे तात्कालिक कारण थे जो आंदोलन को आरंभ किए एवं उसे प्रसारित करने में, उसे सक्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं इस टॉपिक के अगले बिंदु में कि किस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों से आंदोलन को नेतृत्व लोगों के द्वारा, जनजातियों के द्वारा प्रदान किया गया। तो साथियों, अभी हमने समझा कि किस प्रकार से विद्रोह का आरंभ हुआ, किस प्रकार से योजनाएं तय की गई। अब आइए हम लोग देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों से नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे कोल विद्रोह के, जो कि परीक्षा में अक्सर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो सोनपुर परगना से, यानी कि छोटा नागपुर खास के अंतर्गत यह क्षेत्र आता है, वहां से मुख्य रूप से सिंगराई मानकी नेतृत्व कर रहे थे। आपने अभी देखा कि वही सिंगराई मानकी हैं जिनके 12 गांव सिखों के द्वारा छीने गए थे। कुंवर हरनाथ शाही, उनके द्वारा किस प्रकार से इनके गांव को छीनकर सिखों को दी गई थी एवं इनकी जो 2 बहनें थी उनकी भी इज्जत सिखों के द्वारा लूटी गई थी। इसी प्रकार सिंदरी से बहादुर सिंह मुंडा के द्वारा नेतृत्व किया गया। वहीं बुद्धू भगत के द्वारा सिल्ली गांव से नेतृत्व प्रदान किया गया। आपको बता दें बुद्धू भगत का जन्म सिल्ली गांव के चान्हो प्रखंड में ही हुआ था। 1792 में आपको बता दें कि बुद्धू भगत का जन्म हुआ था। वहीं मोहन सिंह के द्वारा पतरातू से नेतृत्व प्रदान किया गया था। वहीं बंद गांव से 2 व्यक्ति, जो कि सिंहभूम के क्षेत्र में पड़ता है, बंद गांव से 2 व्यक्ति ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसमें सुरगा मुंडा एवं बिंद्राई मानकी का नाम महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि सुरगा मुंडा वही सुरगा मुंडा है जिनकी पत्नी को जफर अली ने उठाकर ले गया था और इज्जत लूटी थी। वहीं बिंद्राई मानकी जो सभा के संचालक थे, जो तमाड़ के लंका गांव में बुलाई गई थी, उनके सभा के जो अध्यक्ष चुने गए थे वो बिंद्राई मानकी थे। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि विद्रोह का किस प्रकार से आरंभ होता है, किस प्रकार से विद्रोह को विभिन्न क्षेत्रों में झारखंड के नेतृत्व प्रदान किए गए। अब आइए हम लोग अगले बिंदु में बढ़ते हैं एवं देखते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा आंदोलन को दमित किया गया, अर्थात किस प्रकार से कोल विद्रोह का दमन किया गया एवं इस व्यापक जनजातीय आंदोलन को कुचल कर रख दिया गया। आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कोल विद्रोह के दमनकर्ता के रूप में कैप्टन विल्किंसन का नाम महत्वपूर्ण है। कोल विद्रोह को दमन करने के लिए सबसे पहले रामगढ़ बटालियन को रवाना किया गया, क्योंकि सबसे नज़दीक के क्षेत्र में रामगढ़ बटालियन ही आता था एवं कोल विद्रोह को त्वरित रूप से दमन करने के लिए कैप्टन विल्किंसन के द्वारा रामगढ़ बटालियन को निर्देश दिए गए एवं यह बटालियन चारों तरफ से मान लीजिए कि विद्रोह को कुचलने के लिए सामने आई एवं इस बटालियन के सहयोग के लिए बनारस, बैरकपुर एवं दानापुर छावनी से भी सेना कैप्टन विल्किंसन के द्वारा बुलाया गया। वहीं उस समय 50वीं बंगाल पैदल सेना, जो कि गोरखपुर से कोलकाता जा रही थी, उसे भी त्वरित रूप से आंदोलन को कुचलने के लिए मोड़ दिया गया।
अर्थात देखें तो रामगढ़ बटालियन, बनारस, बैरकपुर और दानापुर के सारे सैनिक एवं 50वीं बंगाल पैदल सेना तीनों ने मिलकर चारों तरफ से आंदोलन को कुचलने के लिए अपने पुरजोर कोशिश किए। वहीं जमींदारों के द्वारा, जो कि अंग्रेजों के भक्त थे उस समय, तो जमींदारों के द्वारा भी अपनी सेना भेजी गई आंदोलन को कुचलने के लिए। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से भोले भाले आदिवासियों का प्रारंभ में शोषण किया गया एवं जब उनके द्वारा आंदोलन किया गया, विद्रोह किया गया, तो किस प्रकार से कंपनी सरकार ने अपनी सारी सेनाओं को विद्रोह को कुचलने के लिए लगा दी। आपको बता दें कि यह विद्रोह तीर धनुष बनाम गोली बंदूक थी। अर्थात संक्षिप्त में समझें तो भोले भाले आदिवासियों के हाथ में एक और तीर धनुष थे, तो वहीं अंग्रेज सैनिक के हाथ में गोली और बंदूक थे। तो यह विद्रोह ज़्यादा दिन तक नहीं चला, लेकिन फिर भी 2 महीना तक यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ कोल जनजाति के द्वारा किए गए एवं अंग्रेजों के दांत खट्टे किए गए। आपको बता दें इसी विद्रोह में बुद्धू भगत 150 अपने अनुयायियों के साथ, अपने भाई भतीजे के साथ मारे गए। वहीं सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा, जो कि अप्रैल 1832 में अंग्रेजों के आगे आत्मसमर्पण किए एवं इसे सबसे बेहतरीन लड़ाकू सैनिकों में आज भी हम लोग जानते हैं सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा को। क्यों? क्योंकि कोल विद्रोह में इनके नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण रहे। जबकि बुद्धू भगत सिल्ली गांव से अपने नेतृत्व के, जिस प्रकार से कोल विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया, वह अपने आप में एक मिसाल थी। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि किस प्रकार से हजारीबाग क्षेत्र इस संपूर्ण आंदोलन से अछूता रहा। उसके पीछे एक मुख्य कारण यह था कि हजारीबाग में एक कंपनी सरकार की बड़ी फौज उपस्थित थी एवं यहाँ के आदिवासियों के द्वारा मुख्य रूप से कोल विद्रोह में शामिल होने की हिम्मत ही नहीं हुई, जिस कारण से हजारीबाग क्षेत्र संपूर्ण झारखंड में कोल विद्रोह बेहतर ढंग से प्रसारित हुआ, व्यापक तरीके से, सुसंगठित तरीके से, लेकिन हजारीबाग मुख्यतः अछूता रह गया। अब आइए दोस्तों हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इतने बड़े व्यापक विद्रोह के परिणाम क्या निकल कर आए, जो झारखंड में आदिवासियों के लिए लाभप्रद साबित हुए एवं किस प्रकार से यह आगे के आदिवासियों के द्वारा किए जाने वाले सभी आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा के रूप में साबित हुआ। तो आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से कोल विद्रोह का परिणाम सामने आया। तो साथियों, कोल विद्रोह के प्रमुख परिणामों में मुख्य बिंदु इस प्रकार है जिसे हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी 1834 का गठन किया गया एवं इसकी सारी प्रशासनिक जिम्मेदारियां एजीजी को सौंपी गई, अर्थात एजेंट टू गवर्नर। यह एक नया पद सृजित किया गया कंपनी सरकार के द्वारा एवं इसके फर्स्ट एजीजी बनने का श्रेय कैप्टन विल्किंसन को प्राप्त हुआ। साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी 1834 में जो गठित हुए थे उसके अंतर्गत छोटा नागपुर खास, पलामू, खड़गडीहा, रामगढ़ और कोरुंडा को भूतपूर्व रामगढ़ जिला से काट करके अलग करके जंगल महाल एवं ट्यूबिट्री महाल के रूप में घोषित किया गया एवं इसे नन रेगुलेटरी क्षेत्र भी घोषित किया गया। आपको बता दें नन रेगुलेटरी वैसे क्षेत्र होते थे जहां पे बंगाल के सामान्य कानून लागू नहीं होते थे, अर्थात एक नया कानून 1833 का रेगुलेशन 13 एक्ट लागू किया गया, जिसके तहत वहां पे जंगल महाल में अर्थात SWFA में मुख्य रूप से निरंकुशता के साथ प्रशासनिक सारे व्यवस्था को चलाने की रूपरेखा तय की गई एवं बंगाल के सामान्य कानून वहां पे लागू नहीं किए जाने लगे। आपको बता दें कि कोल विद्रोह के परिणामों में मुख्य रूप से देखें तो आदिवासियों की जमीन से जुड़े पर्याप्त अधिकार उन्हें प्रदान किए गए एवं वैसे कार्य आगे चलकर कैप्टन विल्किंसन के द्वारा किए गए जो आदिवासियों के हित में थे। आगे चलकर आपको बता दें कि कैप्टन विल्किंसन को आदिवासियों के द्वारा किसुन साहेबी कहा जाने लगा। हालांकि उस क्षेत्र में अस्थायी पुलिस चौकियों की स्थापना एवं पुलिस बल में वृद्धि की गई ताकि आगे चलकर ऐसे विद्रोह फिर से खड़े ना हो उठे। विद्रोहियों को
इसमें दंड दिया गया एवं सहयोगियों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें शेख अबरुल्ला, मित्रभान सिंह, रण बहादुर राय आदि को पुरस्कृत किए गए। अब साथियों आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग कोल विद्रोह का एक संक्षिप्त मूल्यांकन करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि आखिर इस विद्रोह का महत्व क्या है। मूल्यांकन के दृष्टिकोण से देखें तो मुख्य रूप से हम लोग समझ पाते हैं कि यह एक आदिवासी के द्वारा किया गया आंदोलन था, जो कि कहें कि आदिवासियों का मुख्य पेशा कृषि कार्य करना, शिकार करना एवं प्रकृति से प्रेम करना आदि रहा है। एवं अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर बदले गए कानून व्यवस्था एवं जमींदारों साहूकारों के द्वारा जिस प्रकार से शोषण किया जाने लगा, तो आदिवासियों के द्वारा खासकर कोल जनजाति, हो जनजाति, खरवार जनजाति, मुंडा जनजाति के द्वारा यहाँ पे इस आंदोलन को सक्रिय किया गया। एवं इस आंदोलन के कई मुख्य अन्य कारण भी रहे, जिसमें हम लोग तत्कालीन कारणों की चर्चा किए। हालांकि आपको बता दें कि यह विद्रोह कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह एक क्षेत्रीय आंदोलन था, जबकि कुछ इतिहासकार इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन से भी जोड़ के देखते हैं। हालांकि मूल्यांकन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 1831-32 में हुए इस विद्रोह ने, कोल विद्रोह ने आगे के झारखंड में होने वाले जितने भी जनजातीय विद्रोह थे उसकी रूपरेखा तय करने में काफ़ी मदद की। अर्थात आज का यह वीडियो हमारा दोस्त यहीं पे समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं जल्द ही अपने अगले वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। मैं कुमार संयम आपका अपने चैनल जीवंत एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। धन्यवाद।